प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं कि अगले साल जब वो वहीं खड़े होकर के संबोधन दे रहे होंगे राष्ट्र के नाम, तब वो अपनी सरकार का एक और रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी कई महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन वक्त काफ़ी कम है। माहौल जो चुनाव के लिए तैयार होना है, उसकी सरगर्मियां हर तरफ देखने को मिल रही हैं, चाहे आप मैदान में हो, आप बाजार में हो, या फिर आप न्यूज़ रूम में हो। हर साल 2 बार, फरवरी के महीने में और अगस्त के महीने में, मूड ऑफ द नेशन सर्वे आता है इंडिया टुडे समूह का। इस बार भी आ गया है अगस्त का सबसे ताज़ा सर्वे, जो आपको ये बताता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। एक लीक हम आपको पहले दे देते हैं कि अगर आज चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, नीत राष्ट्रीय गठबंधन एनडीए, माफ़ कीजिए, वो फुल मेजॉरिटी के साथ, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ में अपनी सरकार बना लेगा। नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री, अनुमान है। और इससे इतर कई और क्षेत्रों में किस किस तरह की सोच लोग रखते हैं, जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी क्या चिंताएं हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, देश के अलग अलग सूबों में जो सरकारें चल रही हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में वहाँ के लोग और पूरे देश के लोग क्या सोचते हैं। इन सारी चीज़ों को आंकता हुआ मूड ऑफ द नेशन सर्वे अब हमारे सामने है, और इसी पर चर्चा के लिए हम आपके सामने इस लाइव प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं। मैं हूं निखिल और मेरे साथ अभिनव पांडे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिनव आपका। अभिनव, इस MOTN सर्वे का हर साल इंतजार होता है, साल में 2 बार आता है, फरवरी में, जनवरी में कभी आता है, कभी फेब में आता है, और अगस्त के महीने में। ये वाला जो MOTN सर्वे है इसलिए खास है क्योंकि 3 राज्यों में, बड़े राज्यों में, हिंदी पट्टी के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। उनकी भी तैयारी चल रही है, और फिर अगले साल तो लोकसभा के चुनाव है ही। और जैसे हमने कहा कि प्रधानमंत्री कह चुके हैं लाल किले की प्राचीर से कि वो अगली बार भी वहीं खड़े रहेंगे, इसी तरह के संकेत इस सर्वे में भी है। आपका जो पहला रिएक्शन है इस सर्वे में जितनी चीजें हैं उसको देख करके क्या रहा? देखिए, सर्वे के हम जो नंबर हैं, मोटे मोटे नंबर की, अगर आज चुनाव हो जाए तो किसको कितनी सीटें किस पार्टी को मिल सकती हैं, या किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती, कितना % वोट मिल सकता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है। ये तमाम आंकड़े हैं, लेकिन इन सब से जो इसके इनसाइट आंकड़े हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। जैसे कि लोग अगर मान लीजिए बीजेपी को जिता रहे हैं तो किस वजह से जिता रहे हैं, लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। एक बड़ा दिलचस्प सर्वे ये है जो बीजेपी के आंतरिक कंपटीशन के लिए है कि अगर मोदी के बाद बीजेपी में अगर बीजेपी सरकार बनाती तो उसमें प्रधानमंत्री की पहली चॉइस कौन होगा, अमित शाह होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, या नितिन गडकरी होंगे, या फिर और ये भी कि मोदी सरकार का काम कैसा रहा, मणिपुर को जो हैंडल किया वो कैसे हैंडल किया, पहलवानों का प्रोटेस्ट कैसे हैंडल किया। तो जो ये इनसाइड सर्वे हैं ये भी बड़े दिलचस्प होते हैं देखने वाले। बाकी विपक्ष में कौन नेता सबसे तेजी से आगे आ रहा है, किसकी छवि मजबूत हुई है, किसका ग्राफ नीचे गया है, इन सब पे भी हम लोग बात करेंगे, और फिर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। निखिल, सबसे पहले हमको लगता है कि वो डाटा दिखा देना चाहिए जो फाइनल डेटा है। बिल्कुल, फाइनल डेटा हम अपने दर्शकों को बता दे रहे हैं कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं अगस्त 2023 के महीने में, तो इंडिया टुडे सी वोटर का जो आकलन है वो ये है कि जो एनडीए की सीट्स होंगी वो 306 होंगी, यानी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में एनडीए एक स्मूथ सेलिंग की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। पूरे एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी उनके पास है। इंडिया, जो कुछ विपक्षी दलों का अलायंस है जिसमें कांग्रेस एक बड़ा दल है, उसकी 193 सीटें आएंगी, ऐसा आकलन है। और फिर जो अन्य पार्टियां हैं उनको 44 सीटें मिलेंगी, इस तरह का अनुमान है। पार्टी वाइज भी हम इसको आपको ब्रेक करके दिखाते हैं। अगर भारतीय जनता एक जरा दिलचस्प आंकड़ा है, थोड़ा सा उसी वाले उस पे आएंगे तो निखिल, इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए अच्छे से कि एनडीए को जो है वो 43% वोट मिलता दिख रहा है। सीट शेयर है ये, नहीं 43% वोट, नीचे आप देखेंगे तो 43% वोट मिल रहा है। हाँ। और इंडिया को 41% वोट मिल रहा है, सिर्फ 2% वोटों का अंतर है। 16% वोट अन्य के खातों में जा रहा है, जो कि मान लीजिए नवीन बाबू हो गए, या फिर वाईएसआर हो गया, या केसीआर की पार्टी हो गई, इस तरह के जो दल है। 2% का वोटों का अंतर है, और उसके बाद जो है सीटों में इतना अंतर है। तो इसकी वजह जो है वो क्या है, क्या ऐसा है कि जो यूपी या फिर जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, या महाराष्ट्र जो बड़ा राज्य है, उन इलाकों में इसकी ज़्यादा सीट आ रही है एनडीए की, मतलब बीजेपी नीत एनडीए की, या फिर जो है जो कांग्रेस की जो सीटें हैं वो उन राज्यों से आ रही है जहां पे वोट शेयर कम है। इसकी वजह क्या लगती है?
देखिए अभिनव, इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप इंडिया टुडे हिंदी का इस बार का अंक पढ़ते हैं या फिर इंडिया टुडे हिंदी की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको बहुत एट लेंथ आपको ये सारे आंकड़े ब्रेक करके दिखाएंगे। लेकिन आप जो सिर्फ आप 2% का जो गैप कह रहे हैं उसका एक मतलब तो ये है कि बीजेपी ने अपना वोट जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कंसोलिडेट किया है, आप देखिए कई सीटें ऐसी हैं, मतलब इस मोटे आकलन को देखकर यही लगता है जहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो उनका वोट इतना पुख्ता है और वो इतने बढ़िया अंतर से जीत रही हैं कि उनका जो 43 बन रहा है वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स में ट्रांसलेट हो रहा है। एनडीए जब आप कह रहे हैं 306 तो उसमें 287 भारतीय जनता पार्टी ही है। कांग्रेस या जो इंडिया नीत गठबंधन है उसके साथ दिक्कत यह है इस आकलन के मुताबिक कि 193 सीटों तक वो पहुंच रहे हैं और 41% वोट भी हो पा रहे हैं, लेकिन कई ऐसी सीटों पर भी वो काफी वोट पा रहे हैं जहां पे उनकी जीत नहीं होने वाली है। तो इसीलिए जब आप टोटल पूरे देश का परसेंटेज निकालते हैं तो वोट तो ठीक ठाक मिल रहा है पर वो सीट में नहीं ट्रांसलेट हो रहा है। सही जवाब जो दूसरी स्लाइड है उसमें मिलता है, जो दूसरा डाटा है उसको जरा दिखाइए, जो सीट वाइज है, पार्टी वाइज कौन पार्टी कितनी जीत रही है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी अकेले दम पे ये अनुमान है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी अकेले दम पर 287 सीटें लाएगी, कांग्रेस सिर्फ 74 सीटें जीत पाने में कामयाब होती दिख रही, सिर्फ 74। यानी कांग्रेस का ग्राफ जो 50-55 था वो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़कर कहां जा रहा है, सिर्फ 74 पे। तो जो दो मेजर पार्टीज हैं उनके बीच 18% वोटों का डिफरेंस है, मतलब कि 20% पे कांग्रेस बैठी हुई है और 38% पे बीजेपी है। तो ये जो गैप है, ये पार्टी जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो उतनी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेगी जितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी जी। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे जो दो मुख्य पार्टियां हैं उनके बीच का वोट शेयर इतना ज्यादा अंतर है, उसमें इतना 18% का वोट शेयर बहुत बड़ा वोट शेयर होता है। हाँ, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है पिछले मुकाबले। पिछली बार 2019 के चुनाव में आई थिंक कांग्रेस को 19% वोट मिले थे और उससे 1% की बढ़ोतरी होती दिख रही है। तो कांग्रेस का फायदा तो है, लेकिन कांग्रेस उस स्थिति में भी नहीं आ पा रही आज की डेट में भी कि वो सरकार बनाने की दिशा में बढ़ सके, जो कि तमाम कोशिशें भी कांग्रेस की तरफ से की जा चुकी हैं। तो इस डाटा पे आप क्या सोचते हैं? उस डाटा पर अभिनव यही कहना है कि कांग्रेस अभी तक के मतलब बिल्कुल उनको 2 राज्यों में बहुत अच्छी जीत मिली है, कर्नाटक में भी और हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन नेशनल लेवल पे एक कोई नेशनल नैरेटिव अभी है नहीं। और जिसको कहते हैं ना कि खबरों में बने रहना, माहौल किसका है। आप एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो उनकी ब्रांड आइडेंटिटी है, नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनके नाम पे वोट गिरता है। एक आध 2 उदाहरण हो सकते हैं जहां पर हो सकता है कि पार्टी ने उस तरह का सक्सेस हिट नहीं किया या उस तरह का स्ट्राइक रेट पार्टी का नहीं आया, लेकिन वो जहां जहां जाते हैं उनका वोट ट्रांसलेट होता है। कांग्रेस के पास ये है कि उनके पास एक नेशनल नैरेटिव अभी दिख नहीं रहा है, उनके पास बड़े नेता हैं। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आज जोड़ देता हूं निखिल, जो ये डाटा आ रहा है इसमें और भी कई तरह के सर्वे हैं, कई तरह के सवाल पूछे गए। इसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आप जो है प्रधानमंत्री की परफॉर्मेंस को कैसे रेट करते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री की परफॉर्मेंस नहीं, आप किस वजह से बीजेपी को वोट देंगे। जी जी जी। तो उसमें जो है ये बड़ा दिलचस्प डाटा था, मैं जरा देखूं इसमें जो जी हाँ, हम पहुंच रहे हैं 44% लोगों ने कहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी को देंगे। मतलब काम, विकास, परियोजनाएं और भी तमाम दावे वो अपनी जगह हैं। 44% लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे हम वोट देंगे। यानी नरेंद्र मोदी आज 9 साढ़े 9 साल बाद भी एक बड़ा फैक्टर और विनिंग फैक्टर बने हुए हैं जिनके नाम पे देश वोट देने को तैयार है, ऐसा सी वोटर का अनुमान है। और अब उनके जो बाकी पोल प्लैंक हैं उसमें भी देखिए आपको बहुत ज़्यादा 22% लोग मानते हैं कि डेवलपमेंट कारण होगा अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। सिर्फ 14% लोगों ने हिंदुत्व का नाम लिया है, मतलब वो पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट भी नहीं है। लेकिन अभी जो मेन चीज़ है जो बीजेपी के लिए वोट कैचर है वो, जैसा हमने कुछ देर पहले कहा, जो ब्रांड आइडेंटिटी है, जो मुख्य नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके नाम पर लोग उस गठबंधन को, उस पार्टी को पसंद कर रहे हैं और वोट देने को तैयार भी हैं। 8% लोग अभिनव ऐसे भी हैं जो वेलफेयर स्कीम्स का नाम ले रहे हैं। जो रिडिस्ट्रीब्यूशन की जितनी स्कीम्स हैं, आप चाहे प्रधानमंत्री आवास का नाम ले लीजिए, उस जो घर घर जल पहुंचाया गया नलों के माध्यम से उसको ले लीजिए, उज्ज्वला जो 10 साल के टेन्योर में जितना भी रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको 8% लोग मान रहे हैं।
और 12% ऐसे लोग हैं जो इन सारे ही कारकों को वजह मानते हैं कि उनको प्रधानमंत्री वाली वजह में भी इंटरेस्ट है, उनको विकास वाली वजह में भी इंटरेस्ट है, वो हिंदुत्व के भी समर्थक हैं और वो विकास योजनाओं का भी समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए ये मोदी ब्रांड का असर क्या है, उसका भी ये सवाल जो है इनके कुछ सवालों से पता चलता है। जैसे ये पूछते हैं कि मणिपुर के लिए जो क्राइसिस हुई उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, तो ज्यादातर लोग जो है वो कह रहे हैं 30% केंद्र की सरकार के लिए, 25% स्टेट गवर्नमेंट के लिए और दोनों को जिम्मेदार मानने वाले 20%, यानी सरकार को जिम्मेदार मानने वालों की संख्या मिला लेंगे 30, 25 प्लस 20, यानी हो जाता है ये करीब करीब 30, 25, 55, 20, 75% लोग सरकार को जिम्मेदार मानते हैं मणिपुर क्राइसिस के लिए। अगला सवाल है कि मणिपुर क्राइसिस को जो है प्रायोरिटी पे रिजॉल्व नहीं किया गया, उसमें आप देखेंगे तो व्हाट शुड द यूनियन गवर्नमेंट डू प्रायोरिटी, तो इसमें मतलब पूछा जा रहा है कि कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसका सबसे बढ़िया हल क्या होना चाहिए प्रायोरिटी पे, तुरंत अगर आपको उस क्राइसिस को सॉल्व करना है तो आपका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो कह रहे हैं 40% लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, यानी लोग प्रॉब्लम मान रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आप आएंगे कि राहुल गांधी ने जो एलिगेशन लगाया है कि बीजेपी की सरकार क्या अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचा रही है, 47% लोग जो है वो यस मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ 47% यस मान रहे हैं। इसमें आप कौन से ग्राफिक की बात कर रहे हैं? इस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, इसमें ये जी हाँ, दरअसल हमने एक ही इंफॉर्मेशन शेयर की, लेकिन हम लैपटॉप पे हैं, वो प्रिंट पे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि यही सवाल पूछा गया कि इज देयर एनी ट्रूथ इन राहुल गांधीज एलिगेशन दैट द बीजेपी फेवर्स द अडानी ग्रुप एंड अदर। सवाल ये है कि क्या इस बात में कोई भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी ग्रुप और बाकी कॉर्पोरेट्स को समर्थन करे। 47% ने हाँ भी कहा। 47, मैं ये दिलचस्प बात इसीलिए मैं वो कह रहा हूं मोदी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है। ये 47% लोग कहते हैं कि हाँ कि जो है अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचा रहा है और राहुल गांधी के उसमें आरोप में दम है जी। फिर उसमें जो है कि पूछ रहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो प्रोटेस्ट को डील किया पहलवानों का वो कैसा था, तो इसमें जो है ये जो है वेल कहने वाले 37% हैं और 49% लोग मानते हैं कि खराब तरीके से प्रोटेस्ट को डील किया गया। यानी इन सारे मुद्दों में प्रॉब्लम है, उसके बावजूद ब्रांड मोदी जो 44% लोग इसलिए कह रहे हैं वोट देंगे कि मोदी के नाम पे वोट देंगे। इन सारी समस्याओं और इन सारे परेशान, आप अगर मुद्दों की बात करेंगे, अगर लोगों से पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा आपके लिए, तो कह रहे हैं महंगाई मुद्दा है, कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद ये नरेंद्र मोदी फैक्टर, उनका चेहरा सारे मुद्दों और सारे एलिगेशंस पर भारी है। ये सर्वे मुझे अब तक ये समझ में आता है, बिल्कुल आ रहा है। और उसमें जैसे एक सवाल बड़ा सीधा सीधा पूछा गया था कि जिस ब्रांड आइडेंटिटी की हम बात करें, उन्होंने कहा कि अगर आप नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस को रेट कैसे करते हैं, यही सवाल था। और उसमें से 42% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा आउटस्टैंडिंग, उन्हें बहुत पसंद आया, ये 42 हो गया। इसके बाद 21% कह रहे हैं गुड, यानी आप मिला लीजिए इसको 63% लोग खुश हैं नरेंद्र मोदी सरकार के परफॉर्मेंस से। वो और स्पेसिफिकली वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में वो सवाल था। 13% लोगों ने कहा एवरेज है, 12% लोगों ने कहा कि पुअर है, और फिर बाकी आप 10% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा वेरी पुअर। तो वो अगला मेजॉरिटी देखिए ना, मेजॉरिटी 63% लोगों को पसंद, अच्छा और बहुत अच्छा। जी जी, तो वो जो देश के लोग हैं जो ये सी वोटर का जो सर्वे बताता है, ये इन लोगों ने सी सर्वे में जिन लोगों से बात की उन लोगों की मानेंगे तो ये आंकड़े ऐसे ही हैं कि 63% लोग बहुतायत संख्या है जो कि मोदी सरकार के काम से खुश हैं। और अच्छा, अब इस पे एक और जो है बहुत ही दिलचस्प मुझे नजर आया वो ये था कि बेस्ट इनके बाद कौन सा जो है पीएम का रिप्लेसमेंट है, वो कौन है। तो आजकल जो है जैसे हम कहीं जाते हैं ना, फील्ड पे भी जाते हैं, तो कई बार जैसे मैं नूह में था तो लोग कहते थे कि नहीं ये खट्टर सरकार ठीक नहीं कर रही, हमको बाबा चाहिए। बाबा का मतलब होता है उनसे योगी आदित्यनाथ से, और उनकी बात करते हैं कि अगर क्राइम को डील करने में ये वो, तो एक बार समझ में भी आता। अभी हम जब सीएम वाले ग्राफ पे जाएंगे तो उसमें समझ ये बात पता चलेगी कि क्यों योगी आदित्यनाथ की इतनी चर्चा होती है, दूसरे राज्यों के लोग क्यों योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहे हैं कि नहीं हमको इनके जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। इवन कोलकाता हाईकोर्ट के एक जज ने तक कह दिया था कि आप योगी आदित्यनाथ मॉडल अपनाइए अतिक्रमण हटाने के लिए। तो अब जब सवाल होती है तो आम जनमानस में पूछा जाता है कि बहुत लोग कहते हैं मोदी के बाद योगी, बहुत लोग कहते हैं मोदी के बाद शाह, बहुत लोग कहते हैं नहीं गडकरी जी का काम अलग है, वो सड़क बनाते हैं, वो विकास वाले आदमी। तो इस सर्वे में उस पर भी सवाल पूछा गया और इसका आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है, वो बताइए निखिल।
उसका आंकड़ा अभिनव मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं दरअसल यहाँ फेच कर रहा हूँ। वो अच्छा मैं बता देता हूँ जी। इसमें अब बहुत सारे लोगों को लग सकता था कि योगी आदित्यनाथ नंबर 1 होंगे, लेकिन अभी भी अमित शाह दूसरी चॉइस के तौर पर नंबर 1 है। ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं ये देश के चर्चित मुख्यमंत्रियों की ग्राफिक्स है, इसमें योगी नंबर 1 है। तो इसमें जो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा चर्चित मुख्यमंत्री कौन है, वो योगी है। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है, सवाल ये है कि सबसे ज्यादा दूसरा विकल्प जो है वो कौन है बीजेपी में जी। तो इसमें अमित शाह अभी भी नंबर 1 पे है। उनको 29% लोग इस सर्वे के मुताबिक चाहते हैं कि वो अगले प्रधानमंत्री मोदी के बाद बने, जो बीजेपी के समर्थक हैं। दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ है, जिनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जो जनवरी 2021 में 21% था, वो 26% तक पहुंच गया है। और अमित शाह का ग्राफ जो जनवरी 2021 में 30% था, उसमें हल्की सी गिरावट आई है और वो 29% पर है। लेकिन दोनों के बीच अभी भी 3% का फासला है, यानी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच 29 और 26 का मामला इसमें है। और नितिन गडकरी 15 पे हैं। नितिन गडकरी 15 पे है, लेकिन नितिन गडकरी का भी ग्राफ बढ़ा है। आप ये देखिए, अभी नितिन गडकरी जनवरी 2021 में 5% पर थे और अब उनका ग्राफ 15% पे आ गया है। तो ये बीजेपी के, मतलब बीजेपी को चाहने वाले या बीजेपी के जो समर्थक है, उनका ये मानना है कि इस तरीके से ग्राफ बढ़ना चाहिए। अच्छा अभिनव, इसमें एक जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप MOTN का सर्वे पढ़ें, तो उसके लिए इंडिया टुडे मैगजीन को खरीदें। इंडिया टुडे उसमें और डिटेल, उसमें आपको ज्यादा डिटेल में मिलेगा। एक तो हमने कुछ पॉइंटर बता रहे हैं। अभिनव, एक बड़ा दिलचस्प सवाल ये भी था कि इतिहास में, अभी देखिए इतिहास की कक्षा दोबारा खुली हुई है और खूब लोग अपने अपने तरह से इतिहास की व्याख्या भी कर रहे हैं। एक सवाल पूछा गया कि हु हैज बीन इंडियाज बेस्ट प्राइम मिनिस्टर सो फार, माने इतिहास, भारत के इतिहास में लोकतांत्रिक, उसमें सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन रहा। और उसमें हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी के नाम पे 43%, 43% लोग कहते हैं कि भारत के इतिहास में वो सबसे बेहतर प्रधानमंत्री रहे हैं। दूसरे नंबर का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब जिस लुक एंड फील के साथ इस सर्वे के रिजल्ट जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग कहें अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन दूसरे नंबर पे नाम ले रहे हैं लोग MOTN के सर्वे के मुताबिक इंदिरा गांधी का। 15% लोगों ने उनको पसंद किया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी। चौथे नंबर पे अभिनव, ये और सरप्राइजिंग हो जाएगा, मनमोहन सिंह जी। 11% लोगों ने कहा। और देखिए उनका ग्राफ बढ़ा है, उनका ग्राफ बढ़ा है। मतलब जैसे हमने कहा कि हर फरवरी में या जनवरी में होता है और उसके बाद अगस्त में भी होता है, तो जनवरी 2022 से लेके अब तक आप देखिए मनमोहन सिंह को पसंद करने वालों की संख्या बढ़ रही है। जवाहरलाल नेहरू का ग्राफ घटा है, वो 9% से 6% पे आ गया, बीच में और 5 हो गया था। तो ये इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग सवाल लोगों से पूछे गए। अच्छा, लेकिन इसमें मुझे मैं थोड़ा सा ये मानता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमदार छवि वाले प्रधानमंत्री, और दमदार आदमी कैसे बनता है, नंबर से। नंबर की ताकत जिसके पास होती है वो दमदार प्रधानमंत्री माना जाता है। चूंकि मुझे लगता है कि अगर ये इस तरह के सर्वे पहले के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में किए गए होते, और जैसे इंदिरा गांधी के समय किया गया होता, या जवाहरलाल नेहरू तो पहले प्रधानमंत्री थे, तो हो सकता है उस समय वो बेस्ट होते। और ये हो सकता है कि आज से 20 साल बाद किसी प्रधानमंत्री के लिए किया जाए तो उसके लिए वो बेस्ट होगा, क्योंकि सर्वे जो है वो तत्काल के लोग करते हैं। हमारे आप जैसे जो अभी की पीढ़ी है उनकी भागीदारी ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो पहले आप तत्कालिक प्रधानमंत्री होंगे और उनको अगर उनके पास नंबर है, उनका काम समझ में आता है, तो उनको ये वोट जाता है, और इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए, और रेटिंग जिस तरह से की जाती है किसी भी सरकार की या प्रधानमंत्री की, उसमें विकास एक एंगल होता है अभिनव, और दूसरा एंगल होता है कि आप जो बड़ा मुद्दा रहा 2014 में, 2019 में भी, करप्शन जो कि देश को खा रहा है, जो देश की मेहनत की कमाई को जो लोग चोरी कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार की कार्रवाई को जनता कैसे देखती है। इंडिया टुडे सी वोटर के मुताबिक जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ है आज के अगस्त 2023 के मुताबिक, सवाल पूछा गया कि मोदी सरकार ने करप्शन भारत में कम किया है क्या, और 54% लोगों ने कहा कि हाँ कम किया है, लेकिन 41% लोग ये भी कहते हैं कि नहीं किया है, और 6% लोग ऐसे हैं जो डिसाइड नहीं कर पाए हैं अपनी पसंद। और हम देख रहे हैं कि पिछले साल से लेकर अब तक के ये नंबर मोरलेस यही है कि ज्यादा परसेंट 50 अबव रहा है। 50% से ज्यादा लोग ये मानते रहे कि करप्शन कम हुआ है भारत में। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक सप्लीमेंट्री सवाल अभिनव और था कि क्या
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, वो जो केंद्रीय एजेंसियां जैसे कि ईडी हुआ, सीबीआई हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, वो बाकी सरकारों से ज्यादा इस्तेमाल करती है क्या? और इसी भाषा में जो आपके विपक्ष के नेता हैं वो इल्जाम भी लगाते हैं, तो 45% अभिनव उसमें हाँ कह रहे हैं। हाँ, वो ये नंबर बढ़ा है ये, क्योंकि अगस्त 2021 में 32% था जी, वो बढ़ करके 45% हो गया है। और मुझे लगता है कि अगर चुनाव आते आते ये फीसदी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से छापेमारी शुरू हो गई है, या जहाँ जहाँ संभावनाएं नजर आती हैं वहाँ वहाँ छापेमारी होती है। अभी जैसे भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उनके करीबी सहयोगियों के ऊपर छापेमारी हुई है। उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया कि आपने जन्मदिन का मुझे तोहफा दिया, मेरे सहयोगियों के ऊपर जो है छापेमारी कराई। तो ये लोग मान रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई होती तो भ्रष्टाचार भी कम हुआ, ये भी मानते। लेकिन हमको सारे सवाल नहीं बता देने, उसके लिए लोगों को इंडिया टुडे हिंदी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि और किस राज्य से कैसे सीटें आ रही हैं, वोट शेयर प्रोजेक्शन कैसे घट बढ़ रहा है, और तमाम जो अलायंस जो बारीकी है सर्वे की, और उसमें आपको न सिर्फ ये पता चलेगा कि अभी क्या सोच रहे हैं, एमओटीएन के सर्वे में 1, 2, 3 साल पुराने आंकड़े भी आपको दिए गए हैं। आप एमओटीएन टू एमओटीएन उसको चार्ट कर सकते हैं कि किसका प्रदर्शन सुधरा है या घटा है।